Okay, so crash course students, old MP were well aware with this. Definitely आपको एक साल वो पढ़कर हो गया है. इकोलॉजी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ होगा. क्रैश कोर्स के स्टूडेंट ने भी पढ़ा तो सारा चीजें हैं, लेकिन हमें ब्रीफ करना होता है. बट टू गिव यू दैट एडवांटेज, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट को जो सारा फास्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि मुझे रिपीटर बैच में उसको फिर से पढ़ाना है, सो आई ड्रॉप द मैसेज फॉर द क्लास, है ना. तो हमें इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में क्या कवर करना था, जिसमें एग्जांपल्स आपको पढ़ने थे, वो मैं बता रहा हूँ. देन विल स्टार्ट फॉर चैप्टर 2. और क्रैश कोर्स और ओल्ड एमपी को जब मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, तब मैं ये फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज कराता हूँ, है ना. जहां तक पहले चैप्टर की बात है, 4 लेवल पर हम लोग इकोलॉजी को पढ़ते हैं. सबसे पहला लेवल जो होता है बच्चों, वो स्पीशीज, यानी एक हायरार्की यदि मैं बनाऊं. मानसी मैडम, आर यू देयर? ओके. सबसे पहला लेवल और बेसिक और प्रिलिमिनरी लेवल जो होता है, वो होता है बच्चों स्पीशीज. हायरार्की में स्पीशीज जो होती है उससे बनती है पॉपुलेशन. एम आई राइट? विवेक बोराड़े. यस सर. पॉपुलेशन जो होती है उससे मैं कहता हूं मोनोस्पेसिफिक. और इस पर एक सवाल आता है जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, गड़बड़ करते हैं. इंटरब्रीड और इंटरस्पेसिफिक क्या सही है पॉपुलेशन के लिए? वैभव, इंटरब्रीड. बिकॉज कहीं ना कहीं यदि आप इंटरस्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन नहीं रहती, वो कम्युनिटी हो जाती. क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि पॉपुलेशन की डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी ऐसी ही लिखी है. पॉपुलेशन इज मोनोस्पेसिफिक, एक ही टाइप की स्पीशीज होती है, और एक ही टाइप की स्पीशीज होगी तो वो डेफिनेटली इंटरब्रीड करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी. इंटरब्रीड एक्सेप्टेबल है, इंटरस्पेसिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां केवल एक ही टाइप की स्पीशीज है. एक स्पीशीज की 2 ब्रीड हो सकती है, 2 स्पीशीज नहीं हो सकती. और यदि वो 2 स्पीशीज हैं तो फिर वो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन नहीं हो सकती, उसे कम्युनिटी कहा जाता है, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो पॉलीस्पेसिफिक. अभी इंटरब्रीड और इंटरस्पेसिफिक की कहानी पे थोड़ा सा क्लियर करूं कि इंटरब्रीड पॉपुलेशन के लिए यूज कीजिए, लेकिन इंटरस्पेसिफिक की जहां तक बात, ये इवोल्यूशन के लिए यूज कीजिए. क्रैश कोर्स, ओल्ड एमपी एंड एमआर, एवरीवन मस्ट नो. यदि आप इवोल्यूशनरी फोर्स, सबसे बड़े इवोल्यूशनरी फोर्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंट फोर्स है, एज पर एनसीईआरटी स्टेटमेंट. एक बहुत बड़ा पोटेंट फोर्स है, दैट इज व्हाट? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन आपको बात करनी है. पॉपुलेशन के टर्म में आपको इंट्रास्पेसिफिक या इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन की बात करें. परफेक्ट. और ऐसे ही कम्युनिटी से फिर आप बनाते हैं एक बायोम. और बायोम वो कम्युनिटी होती है, वो एरिया होता है जहां पर आप लिविंग का फ्लोरा और फौना भी मेंशन करते हैं. फ्लोरा और फौना मेंशन करने का मतलब बात है कि यहां पर किस टाइप के एनिमल्स हैं और किस टाइप के प्लांट्स हैं. इफ यू आर मेंशनिंग, इफ यू आर राइटिंग द वेजिटेशन, यू आर ट्राइंग टू से अबाउट द बायोम. ऐसे बायोम जो है ये सब मिलकर बनाते हैं 3 टाइप के इकोसिस्टम या 3 टाइप के स्फीयर्स. स्फीयर्स का मतलब होता है ऐसा जोन ऑफ इंटरैक्शन. स्फीयर का मतलब होता है जोन ऑफ इंटरैक्शन जहां पर 2 लिविंग बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं. मैं नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2 लिविंग बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं. इफ 2 living beings are interacting in a zone, that area, that zone is known as sphere, or I should say the ecosphere, which is of 3 types. Which one? Hydrosphere, lithosphere, atmosphere. Lithosphere, atmosphere and hydrosphere, which together called as Biosphere. is the largest entity of an ecosystem. अब इसमें इकोसिस्टम कहां पर आया? यदि यही सारे लिविंग बीइंग्स कहीं पर नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये सारे नॉन लिविंग नहीं, ये सारे लिविंग है. इफ दे इंटरैक्ट विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, यदि वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम.
तो सिस्टम की यदि बात आती है तो सिस्टम में आपको नॉन लिविंग से इंटरैक्ट कराना है। यदि स्फीयर की बात आती है तो उसमें केवल 2 लिविंग बींग्स की बात करें। तो इकोस्फीयर में केवल लिविंग बींग्स की बात करूंगा, इकोसिस्टम में मैं दोनों से बात करूंगा, लिविंग प्लस नॉन लिविंग। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ आपको? अब यहां तक जो मैंने आपको बताना है, पहला जो स्पीशीज लेवल होता है जिसे कि हम इंडिविजुअल कहते हैं, उस स्पीशीज को इंडिविजुअल लेवल को हम कहते हैं विच इकोलॉजी? विच इकोलॉजी? Physiology, ecology. ऑर्गेनिज्म लेवल और फिजियोलॉजिकल लेवल। सही मैडम। और एक है दैट इज बिहेवियरल। दिस टाइप ऑफ terms are used for individual level ecology or the first level of ecology, that is organism level ecology, physiological ecology और behavioral ecology। ये 3 टर्म होते हैं पहले लेवल के लिए, which is given in chapter number 1। उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको उसी चैप्टर में दिया गया है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी, लेकिन कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। कैरेक्टर्स कैसे बदल जाएंगे? पहले वाले में आप बात कर रहे थे बर्थ की, पहले वाले में बात कर रहे थे आप डेथ की, पहले वाले में बात कर रहे थे आप एज की, पहले वाले में बात कर रहे थे आप सेक्स की। तो सेक्स, एज, बर्थ, डेथ, ये सब इंडिविजुअल लेवल इकोलॉजी। लेकिन जैसे आप पॉपुलेशन पर आते हैं तो वहां पर हो जाता है बर्थ रेट। इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है लेकिन पॉपुलेशन की डेथ रेट होती है। इंडिविजुअल का एक सेक्स हो सकता है पर्टिकुलर, मेल और फीमेल, किसी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है क्योंकि वहां मेल भी है और फीमेल भी। किसी इंडिविजुअल की अपनी हो सकती है एज, लेकिन किसी पॉपुलेशन का होता है एज पिरामिड। यानी कहीं ना कहीं इसके और इसके कैरेक्टर्स में फर्क आ जाता है क्योंकि आप एक स्पीशीज के मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन के लेवल पे बात कर रहे हो। तो सेकंड लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी। और दोस्तों पहले ही चैप्टर में जो रिपीटर बैच का कंप्लीट हुआ है कल ही, पहले ही चैप्टर में आपको एक और लेवल इकोलॉजी पढ़ाई जाती है, दैट इज कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी। इसमें आप इंडिविजुअल लेवल का एडेप्टेशन पढ़ते हैं कि वो अपने आप को कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद एक इंडिविजुअल एक स्पीशीज कैसे फाइट कर रही है टेम्परेचर से, प्रेशर से, वाटर से। इसमें आप पढ़ते हैं कि वो पूरा स्पीशीज का ग्रुप कैसे काम कर रहा है और उसका बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, नेटैलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, इमिग्रेशन क्या है, इमाइग्रेशन क्या है। और इसमें बात करते हैं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट कैसे कर रही हैं, हाउ वी आर इंटरैक्टिंग विद बर्ड्स, हाउ बर्ड्स आर इंटरैक्टिंग विद फिशेज। दैट मींस इंटरैक्शन जो है वो 4-5 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटरैक्शन की यदि बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटरैक्शन में म्यूचुअलिज्म आता है। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? Sir, art of living together, symbiosis. Art of living together, that is symbiotic relation. Perfect. What is commensalism? One species is benefited and other is neither harmed nor benefited. Perfect. एक स्पीशीज का फायदा, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। Perfect. What is amensalism? One species is destroyed where other remains neutral. One is harmed, other one is neither benefited nor harmed. What is parasitism? One species is harmed and other is benefit. One is harmed and other is benefited. Perfect. What is competition? Both the species are harmed. Both this species. मतलब सीधा सीधा नीट का सवाल बन रहा है कि this type of relationship is ++ mutualism, +0 commensalism. न्यू स्टूडेंट्स आकांक्षा, भामरे, आदित्य जगता, ज्योतिषा, याद है भाई? मैंने कहा कि ++, दिस इज व्हाट? Mutualism. Mutualism. मैंने कहा +0 दोस्तों, Commensalism. मैंने कहा +-, Predation or parasitism. Predation or parasitism. बहुत बढ़िया। -, Competition. 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 0-0, नहीं है No. सर ऐसा कुछ. न्यूट्रलिज्म,
दैट इज न्यूट्रलिज्म। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जहां पर कि दोनों के बीच में दोनों साथ में रह रहे हैं बट कोई तकलीफ किसी को नहीं है, दैट इज न्यूट्रलिज्म, या कोई किसी को फायदा दे। लेकिन इन सब में क्या आप मुझे सानिका मैडम, कौस्तुभ भाई ये बता सकते हैं, हमजा, द्युतिशा, अपूर्वा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन सब में ऐसा कौन सा एसोसिएशन है जिसका क्लोज रहना बहुत जरूरी है? दोनों स्पीशीज का क्लोज एसोसिएशन बहुत जरूरी है। Sir, predation, Parasitism. parasitism और commensalism. Commensalism. परफेक्ट। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म ये वाला हो गया, कमेंसलिज्म ये वाला हो गया, और Mutualism. म्यूचुअलिज्म में बिल्कुल जरूरी नहीं कि साथ में रहे मानसे। Parasitism, sir. बस हो गया ना, दो तीन हो तो गए इसमें। सर कंपटीशन, इसमें प्रिडेशन और पैरासिटिज्म दोनों हो गए, और इसमें कमेंसलिज्म हो गया। ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में, क्रैश कोर्स जो है इसको फिर से डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं तो बस जस्ट आपको भूमिका बनाकर चैप्टर 2 पर ला रहा था। तो इस तरीके से इंटरेक्शन जब पढ़ना होता है तो उसे हम कहते हैं, बहुत सारे इंटरेक्शन हमने पढ़े हैं, चाहे फिर वो ऑर्किड ट्री का हो, चाहे वो सीडो पॉपुलेशन का हो, चाहे वो चीटर्स का हो, वो पॉलन स्टील करने वाले बर्ड्स का हो, या किसी प्रकार से कैटल की पीठ पर बैठे हुए एग्रेट्स का हो, है ना, या मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का हो, मतलब सॉरी मॉस्किटो का हो। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल्स गिवन इन एनसीईआरटी व्हिच इज एज इट इज आस्क्ड इन नीट। वो अपने को एग्जांपल्स पढ़ते हो, बट मैं यदि नेक्स्ट लेवल पर आऊं तो उसमें आपको दिया गया इकोसिस्टम, एनसीईआरटी इकोलॉजी चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी इकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 एंड इकोसिस्टम। बच्चों इकोसिस्टम जहां तक आपको दिया गया है, इकोसिस्टम के बेसिक 4 कंपोनेंट है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने सुबह ये 1 घंटा भी ध्यान से आपने इकोलॉजी पढ़ ली तो आपको वो परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा। इकोसिस्टम की बात मैं करता हूं तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को साथ में कंसीडर किया जाए। That means the interaction between 2 living beings or biotic component is ecosphere, whereas the interaction between 2 living and non-living biotic and abiotic components makes an ecosystem. वो जो इकोसिस्टम बनता है उसके अपने कुछ लेवल्स होते हैं। कोई भी इकोसिस्टम ले लें, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लें, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम ले लें, हम एयर इकोसिस्टम ले लें, whatever the ecosystem we are considering, there are some trophic levels. क्योंकि वो इकोसिस्टम जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स की एनर्जी से चल रहा है। दुनिया का ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं होगा जो प्रोड्यूसर्स के इकोसिस्टम के बिना चल रहा होगा। इवन यदि आप डीएफसी की बात करें, डेट्राइटिवोरस फूड चेन, तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रोड्यूसर्स का रोल तो है ही। ये एक बात अलग है कि डीएफसी की शुरुआत हेटेरोट्रॉफ से होती है, एकमात्र ऐसा इकोसिस्टम या एकमात्र ऐसी फूड चेन जिसकी शुरुआत ही हेटेरोट्रॉफ से होती है, दैट इज डीएफसी, detritivorous food chain. Perfect. Otherwise rest all start with the producers. तो उसके कंपोनेंट के लिए जो लेवल बनाए गए हैं उन लेवल्स को हमने क्या कर दिया, कुछ स्ट्रैटिफिकेशन मैंने कह दिया। जब लेयर्ड स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है तो दैट लेयर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफाइड पढ़ा है, बायो में बहुत बार शब्द आया है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मींस लेयर्ड, चाहे वो एपिथेलिया हो चाहे कुछ हो, that stratified means the layer, strata, that layer. तो stratification की एक definition आपको दी गई है, vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. फिर वो stratification ऐसा भी हो सकता है, like मैं आपसे कहूं, ये नोट कर लिया आपने, क्रैश कोर्स रिपीटर सभी को एक बेसिक आई होप आपने लिख लिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. न्यू साक्षी, खुशी कासलीवाल, आदित्य जगताप। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. परफेक्ट। अब मैं बच्चों यदि आपको स्ट्रैटिफिकेशन की बात बताऊं तो स्ट्रेटा यदि मैं बताऊं तो लेयर्स बता सकता हूं। किसी भी, अभी पिरामिड से स्टार्ट में करूं
किसी पिरामिड में जो बेसिक लेवल होता है, दैट बेसिक लेवल इज, एनीवन, फर्स्ट लेवल इज Producers. Producer. Producers. लेकिन ट्रॉफिक लेवल कौन सा? First. फर्स्ट टीएल, दैट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज Primary consumer. Primary Primary consumers. Primary प्राइमरी consumer. कंज्यूमर्स, जिसको कहते हैं आप सेकंड टीएल. थर्ड इज Secondary consumer. Secondary consumer. third TL, and the fourth is Tertiary. Tertiary consumer. fourth TL. वैसे ये होता नहीं है क्योंकि इतना बहुत ज्यादा किसी लेवल पर जाता नहीं है. एक यदि मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को छोड़ दूं जिसमें बहुत ज्यादा लेवल्स आपको दिखते हैं, रेस्ट में इतने ट्रॉफिक लेवल्स नहीं आते. बट स्टिल अपन ने एक बना दिया कि जहां पर भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वो प्रोड्यूसर्स होंगे, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं. इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ट्रॉफिक लेवल सेकंड बट कंज्यूमर प्राइमरी, ट्रॉफिक लेवल थर्ड बट कंज्यूमर सेकेंडरी, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ बट कंज्यूमर टर्शियरी, और ये टॉप कंज्यूमर्स. तो यूजुअली एक आइडियल पिरामिड इस तरह से होता है जिसका हर एक लेवल कहलाता है स्ट्रेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ट्रॉफिक लेवल का ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको अपन कहते हैं स्ट्रेटा, और उसी को दिया गया स्ट्रैटिफिकेशन. परफेक्ट. बट इसको समझाने के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स बताए गए एनसीईआरटी में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं. एक होता है प्रोडक्टिविटी, एक होता है डिकम्पोजिशन, एक होता है एनर्जी फ्लो, और एक होता है न्यूट्रिएंट साइकिल. देयर आर 4 कंपोनेंट्स. लर्न करते हैं, इसको समझते हैं. What are those 4 levels and how we can understand those 4 levels? The first level is productivity, the other one is decomposition, the third one is energy flow, and the fourth one is nutrient cycle. As far as productivity is concerned, सबसे पहले productivity जो होती है बच्चों, मैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ा रहा हूं रिपीटर बैच को. लिखने पर मेरा जोर बिल्कुल नहीं होगा. इकोलॉजी में सारे वर्ड्स एज इट इज हाईलाइट आपको करनी है. तो अपने साथ पेन पेंसिल रेडी रखिएगा, हाईलाइटर रेडी रखिएगा, क्योंकि जो भी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अंडरलाइन और हाईलाइट करनी पड़ सकती है. राइट. प्रोडक्टिविटी को सबसे पहले से समझते हैं. प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जो है वो अमाउंट को बताता है और प्रोडक्टिविटी जो है वो रेट को बताता है. प्रोडक्शन जो है वो अमाउंट को बताता है. रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. प्रोडक्शन जो है वो रेट को बताता है, सॉरी अमाउंट को बताता है. प्रोडक्टिविटी, गार्गी मैडम, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना चाहिए. प्रोडक्शन अमाउंट को बताता है और प्रोडक्टिविटी रेट को बताता है. प्रोडक्शन कैसे अमाउंट को बताता है? आपने यदि अपने किसी मित्र से पूछा कि यार कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आपको टन में बताएगा इतने टन प्रोडक्शन हुआ. आपने उससे पूछा कि यार प्रोडक्टिविटी क्या है, तो वो बताएगा कि यार इतने टन, एक्स टन पर ईयर. दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको बताया. तो प्रोडक्टिविटी टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, प्रोडक्शन अमाउंट होता है, जैसा कि दिया भी गया है. स्टेटमेंट सीधा सीधा दिया गया है. प्रोडक्शन की जहां तक बात है, द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट per square gram or energy kilocalorie per meter. The rate of biomass production is called productivity. सिंपल है, सीधे सीधे. यदि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और आप केवल अमाउंट की बात कर रहे हैं और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. लाइक वो भी दिया गया है. इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. जहां भी रेट लग गया, जहां भी टाइम लग गया, वो प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी आपको बताई गई है केवल 2 टाइप, एनपीपी और जीपी. लिसन केयरफुल. जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. यदि आपको कभी भी सवाल नीट में आया विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन प्लांट, विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, 101% दे आर आस्किंग अबाउट जीपीपी. यदि पूरे किसी भी इकोसिस्टम का XYZ जो भी इकोसिस्टम हो, चाहे ओशियनिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड हो या कोई और इकोसिस्टम हो, वो ट्री इकोसिस्टम क्यों ना, इकोसिस्टम की बात की जा रही है तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो ग्रीन प्लांट्स होंगे, और उनके द्वारा किया गया प्रोडक्शन विल बी द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड जीपीपी इज ओनली द बेस फॉर द कंप्लीट इकोसिस्टम. उस पूरे इकोसिस्टम का जो बेस बनाएगा दैट विल बी जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी.
बट उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, दोस ग्रीन प्लांट्स विल यूज some of their production. Green plants will use some of their own production in the development of their own metabolism or the growth. भाई यदि ग्रीन प्लांट्स ने बनाया है तो कुछ पार्ट तो वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए भी यूज करेंगे ना, एंड रेस्ट दे विल पास ऑन. तो रेस्ट दे विल पास ऑन, हाउ मच दे विल पास ऑन, मतलब दुनिया कितने पे चल रही है ये भी आप समझिए. दुनिया चल रही है महज उसके 10% पास ऑन कर रहे हैं. और दिस rule of 10% was given by Lindman. Lindman. Very nice, perfect. वो लेकिन मैं आपको एनर्जी फ्लो में बताऊं, उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो अपन एनर्जी फ्लो में देखें क्योंकि वो लॉ उसी के लिए दिया है. डॉक्टर खेड़कर आप बोले. हाँ सर. ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो तो प्रोडक्टिविटी, पहली प्रोडक्टिविटी हो गई दोस्तों जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. माइनस मैंने कर दिया उसमें का रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म. Whatever the amount they produce, out of that they consume most of the amount for their own growth, own reproduction, own metabolic activities, which is I called as R, or designated as R. R is their respiratory metabolism, because सारा का सारा एनर्जी जो उनसे बनना है वो R से ही तो बनना है. तो GPP minus R equals to NPP, or which is given in your NCERT. GPP minus R is known as NPP. Understood? Perfect. अब ये जो GPP minus R हुआ NPP, that is net primary productivity. Try to understand the word net primary productivity. This net primary productivity is the amount. Net primary productivity, मैं rate भी बोल सकता था, is that amount which is available for the second trophic level or the primary consumers. ये उनके द्वारा बनाया गया नहीं है. Try to understand. Net primary productivity, net primary productivity किसी के द्वारा बनाई गई प्रोडक्टिविटी नहीं है, किसी के द्वारा बची हुई प्रोडक्टिविटी. इनके द्वारा बची हुई प्रोडक्टिविटी है जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल, which is net primary productivity. But yes, हो सकता है इस बायोमास को लेकर, इसको कंज्यूम करके ग्रीन प्लांट्स के सारे मटेरियल को, उसके द्वारा जितनी भी एनर्जी मिली होगी, whatever the amount of energy they receive, they will definitely grow by utilizing this metabolism, and they will increase their muscle mass, increase their whatever the body mass, जो भी पार्ट होगा वो इंक्रीज करता है, which is available for the third trophic level. So whatever the amount they produce, whatever the rate of their production of their body mass by utilizing the net primary productivity is called as secondary productivity. Repeating my statement, gross primary productivity कभी भी पहले ट्रॉफिक लेवल से आगे नहीं बढ़ी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ये वो प्रोडक्शन है जो ग्रीन प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से किया, लेकिन उसके द्वारा, प्लांट द्वारा दिए गए फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को हमने लिया, अपना बॉडी मास बढ़ाया, अपनी ग्रोथ की. दिस इज आर प्रोडक्शन. तो दैट आई एग्री कि दैट इज रिसीव फ्रॉम द जीपीपी और एनपीपी, बट बाय रिसीविंग एनपीपी, क्योंकि जीपीपी का कुछ पार्ट इसने ले लिया, बचा एनपीपी, वो इसके लिए अवेलेबल था. उस एनपीपी का यूटिलाइजेशन करके आगे के जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, नॉट ओनली सेकंड वन, आगे के जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, उन्होंने उसी प्रोडक्टिविटी का तो इस्तेमाल किया. इसलिए ओवरऑल आफ्टरवर्ड फर्स्ट ऑनवर्ड ऑल प्रोडक्टिविटी इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के दो मतलब है. पहला प्रोडक्टिविटी वो जो सेकेंड लेवल पर है, इसलिए सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी वो हो नहीं सकती क्योंकि ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व नहीं. तो सेकेंडरी का पहला मतलब तो हो गया कि वो ट्रॉफिक लेवल पे सेकंड चला, और सेकेंडरी इसलिए क्योंकि वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट हो सकता है जिसको कंसीडर ही नहीं किया जाए, उसको सेकेंडरी कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि सारा इकोसिस्टम तो प्राइमरी पे ही चल जा रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट. सो फर्स्ट लेवल ऑनवर्ड्स whatever the productivity is called as secondary productivity. But at first level,
It is gross primary productivity and it is net primary productivity. Net primary productivity is the productivity of first available for second. Understood? Understood, repeater batch? Yes, sir. Yes, sir. Hamza, Yes, sir. Khushi, Akanksha, Aditya. Yes, sir. परफेक्ट. चलिए, तो ये तो बात हुई बच्चों प्रोडक्टिविटी की. मैंने सारी बात आपको बता दी, जिसमें एक सवाल अभी जितने भी कंफ्यूजन्स दूर हुए उसमें एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, प्रोडक्शन अमाउंट, प्रोडक्टिविटी रेट, ग्रॉस नेट, ये सब प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी उसके बाद. और यूनिट ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीधा सीधा सवाल आएगा, दिस यूनिट इज ऑफ व्हाट, या विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट. तो ग्राम है, किलोग्राम है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मतलब नजर हटी और दुर्घटना घटी. तो कीप इट इन माइंड कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं. उसमें एक ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है. द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. 170 बिलियन टन पूरे बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी देखी जाए. 170 बिलियन टन्स. Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. उस पूरे इसमें इतना बड़ा एरिया कवर किया है ओशियन ने. कितना? लगभग 70% of that earth is covered by oceanic, यानी watery surface. लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी का पार्ट 170 में केवल 55 बिलियन टन. रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड. यानी बचा हुआ लगभग यदि मैं कंसीडर करूं तो 115 बिलियन टन लैंड पर है. तो सवाल वहां पर आ गया, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन, नॉट विद योर टीचर. क्या लगता है, क्या कारण होना चाहिए? Less light Sir. penetrate. Increase sunlight. ओशन के डेप्थ में सनलाइट नहीं जाएगी तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा. सो फिर उससे फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने से ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स कम हो जाएगी. इससे फिर उसका रेट कम हो मतलब आपका खुशी कहने का मतलब तो यह है, आपने जिस स्टेटमेंट को दिया उसके हिसाब से ओशनिक बायोडायवर्सिटी सबसे कम होनी चाहिए. इज इट? यस. नहीं सर, मतलब सर, हाँ, ओशंस में प्रोड्यूसर कम है एज कंपेयर टू लैंड, इसके कारण वहां पर प्रोडक्टिविटी ये. ठीक है. उसका एक रीजन फिर खुशी के आंसर से इसको कोरिलेट कर देता हूं. लाइट पेनिट्रेशन कम है कंपैरेटिवली, तो डेफिनेटली वहां पर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू लैंड कम हो सकता है. अग्री. एक और बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, एक्सट्रीम एनवायरमेंट. लैंड पर आपको मॉइस्ट भी मिल जाएगा, लैंड पे आपको एक्वेटिक मिल जाएगा, इन द सेंस थोड़ा ना कहीं पर मॉइस्ट सरफेस की वजह से मिल जाएगा, प्लस ड्राई मैटर में ड्राई एनवायरमेंट में मिल जाएगा. यानी आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इकोसिस्टम्स आर अवेलेबल. देयरफॉर द प्रोडक्टिविटी इज मोर ऑन लैंड रादर ऑन एक्वेटिक सिस्टम. यानी वहां पर सिर्फ एक लाइट पेनिट्रेशन ही एक रीजन नहीं है. तो लाइट पेनिट्रेशन हुआ, एक्सट्रीम एनवायरमेंट हुआ, एक्सट्रीम प्रेशर, Less मतलब वही oxygen. एनवायरमेंट एक्सट्रीम हुआ. तो पेनिट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी. ये एक बहुत बड़े पीएच, सैलिनिटी, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिमिटिंग फैक्टर्स. खुशी, अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. दूसरा मेजर कंपोनेंट है दोस्तों डिकम्पोजिशन. दूसरा मेजर कंपोनेंट है डिकम्पोजिशन. पहला प्रोडक्टिविटी हुआ. प्रोडक्टिविटी में कोई डाउट किसी को? परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. मैंने पेज नंबर 242 का प्रोडक्टिविटी के ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ा है, मतलब मैंने छोड़ा है, आपको एक बार रीड कर लेना है 242 का पैराग्राफ. तो मैंने छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मुझे उसमें नहीं लगा, क्योंकि सारा ब्रीफिंग दिया गया है वो रेस्ट ऑफ द चैप्टर के लिए, है ना. चलिए, तो मुद्दे पर आते हैं. डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन की जहां तक बात है तो डिकम्पोजिशन एक ऐसा अपने आप में इकोसिस्टम का कंपोनेंट हो सकता है जहां पर रिसाइकलिंग बहुत जरूरी होता है.
रिसाइकलिंग मतलब यदि डिकम्पोजर्स ना हो, जिसको कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल में कोई प्लेस नहीं दिया गया, देयर इज नो फिक्स प्लेस फॉर एनी डिकम्पोजर इन दिस ट्रॉफिक लेवल। डिकम्पोजर्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको प्लेस ही नहीं दिया गया है इस ट्रॉफिक लेवल, और वो प्लेस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो हर इकोसिस्टम का एक लास्ट पार्ट है ही। उसको मैं टॉप कंज्यूमर्स कह नहीं सकता, वो उसमें प्रोड्यूसर्स कह नहीं सकता। तो इसमें भले जगह ना दी गई हो, बट डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। और वो कैसे करते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स दी हुई। द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो जब भी किसी टॉप कंज्यूमर का डेड मटेरियल लैंड पर पड़ा होगा, एक्वेटिक सिस्टम में पड़ा होगा, तो डिकम्पोजर हो, कहीं के भी डिकम्पोजर हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम के हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, वो डिकम्पोजर सबसे पहले उसको क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फ्रेगमेंटेशन, उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन एज पर द एनसीईआरटी। जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस फ्रेगमेंटेशन के बाद ऐसे पार्टिकल्स जो वाटर सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक हो, वो डीप सॉइल में चले जाते हैं। और जब वो डीप सॉइल में चले जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। द प्रोसेस कॉल्ड एज लीचिंग। और ऐसे ही डीप चले गए इनऑर्गेनिक मटेरियल को ओर्स के फॉर्म में निकालने की प्रोसेस को कहते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स नोन एज बायो लीचिंग। लीचिंग तो हो गया जब वो मटेरियल पेनिट्रेट कर गया वाटर के साथ, इनऑर्गेनिक मटेरियल डीप इनटू द सॉइल। वो जब डीप इनटू द सॉइल चला गया, दैट इज लीचिंग। और केमिस्ट्री में आप जब इसे पढ़ेंगे तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, मेटलर्जी आपने पढ़ी हो, सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इफ यू आर ट्राइंग टू माइन those ores, those material, then this is known as bio-leaching. Perfect. तो पहला फ्रेगमेंटेशन हो गया जिसमें आपने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया। दूसरा लीचिंग हो गया जब वो डीप इनटू सॉइल चला गया और वो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरफ, अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि डीप चला गया है, वो अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह हो गया। परफेक्ट। और तीसरा पार्ट है जब वो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड सच मटेरियल सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जो कि पैरेलल चलती रहती है लीचिंग। जब फ्रेगमेंटेशन हुआ तो फ्रेगमेंटेशन से स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया गया, दिस इज सिंपली फ्रेगमेंटेशन। व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज कंज्यूम्ड बाय माइक्रोबियल लाइफ, बाय देयर एंजाइम्स, देन इट इज व्हाट, कैटाबॉलिज्म। तो पहले फ्रेगमेंटेशन हुई, दूसरा लीचिंग हुआ, तीसरा कैटाबॉलिज्म। अब एक सवाल आता है कि क्या है, प्रोसेस पैरेलल चलती रहती है, 1 by 1 चलती है? दिस रन्स पैरेलल, दिस प्रोसेस रन्स पैरेलल। ये पैरेलल चलती रहती है, 1 by 1 ही चलेगी जरूरी। 1 by 1 चलने के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार होता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सिंपलर पार्टिकल में डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रोब्स ही लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना माइक्रोब्स के हो जाते हैं। अब यदि वो सिंपली हो जा रहे हैं, वो फ्रेगमेंट हो जा रहे हैं, फ्रेगमेंट टूट जा रहे हैं, भाई सनलाइट टूट जा रहे हैं, एयर टूट जा रहे हैं, मॉइस्ट टूट जा रहे हैं, उस टूटे वाले पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म के साथ साथ जो टूटते जा रहे हैं वो लीच होते जा रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म मैं पढ़ाते समय जरूर बता रहा हूं, बट इट रन्स पैरेलल। परफेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इन Note that all above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. सीधे सीधे लिखा गया है, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है। Humification and mineralization occurs during decomposition in the soil. Humification and mineralization occurs during decomposition in the soil. Soil में जब decomposition की प्रोसेस चल रही है तब वहां पर humification और mineralization भी साथ साथ चल रहा है। फर्क बस इतना है दोस्तों, एज पर एनसीईआरटी जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमस जो है वो हाईली रेजिस्टेंट, एनसीईआरटी स्टेटमेंट नीड स्टेट, 100% नीड स्टेट। Accumulation of dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. Microbial activity के लिए वो resist होता है humus, और बहुत slow rate से वो decompose होता है। लेकिन आगे के स्टेटमेंट में, being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrient. Humus एक अच्छा reservoir होता है nutrient के लिए। सिंपल सा सवाल है, which of the following is a nutrient reservoir in the soil?
that is nothing other than humus, which is supposed to be the most resist for the microbial activity and least acted upon by the microbes. Humus. But statement क्या कहता है आगे? The humus further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. बहुत स्लो रेट में, धीरे धीरे, कई सालों में वो नीचे और डिकम्पोज करता रहता है और मिनरलाइजेशन उसका होता रहता है, इसलिए मिनरल्स डीप चलेगा, लीच हो जाता। तो ह्यूमस यदि आपसे पूछा जाए तो बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता माइक्रोबियल एक्टिविटी से, बट ग्रेजुअली कई सालों में वो धीरे धीरे प्रोसेस करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ना होकर, स्टेप्स तो हैं बट ये स्टेप बाय स्टेप ना होकर इट रन साइमल्टेनियसली एंड पैरेलल। परफेक्ट। 244 का नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर खेड़कर एक एक स्टेटमेंट फुल स्टॉप पे रुकेंगे, आप पढ़ेंगे और एक एक स्टेटमेंट में सवाल निकलेगा। डॉक्टर खेड़कर। डॉक्टर सरदार, हाँ रोहन पढ़ रहे हैं, पढ़िए, Decomposition पढ़िए। is largely an oxygen requiring process. The rate of बस decomposition. बस एक एक पे एक एक सवाल बन रहा है। डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। एनारोबिक में डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा कि एरोबिक? Aerobic में. एनारोबिक में हो जाएगा तो एनारोबिक में यदि डिकम्पोज होने लगेगा तो एक और वर्ड है उसके, एनारोबिक में यदि कुछ होने लगा तो उसको डिकम्पोज कहने के बजाय क्या कहा जाएगा? फर्मेंटिंग। परफेक्ट। नेक्स्ट पढ़िए। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. परफेक्ट। अगेन एक एक स्टेटमेंट में एक एक सवाल है नीट का। ये डिकम्पोजिशन का रेट डिसाइड कौन करेगा? इसका रेट डिसाइड होगा उस डिट्राइटस मटेरियल के अपने केमिकल कंपोजिशन से और क्लाइमेटिक कंडीशन से और वो जो डिकम्पोज हो रहा है उसके अपने केमिकल कंपोजिशन। दो सवाल हो गए, दो लाइन। नेक्स्ट। In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugar. परफेक्ट। यानी केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है कि उसका रेट ऑफ डिट्राइटस क्या होगा, डिकम्पोजिशन क्या होगा। इफ इट इज शुगरी कंपाउंड देन इट इज व्हाट? फास्टर। बट इफ इट इज काइटिनस और लिग्निफाइड देन इट इज व्हाट? स्लोअर। तो लिग्निफाइड, काइटिनस स्लोअर, शुगरी फास्टर। और इसी पर वैभव एक सवाल आता है, शेख इस पर एक सवाल आता है, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। याद है वो सवाल किसी को? सवाल याद है किसी को? शेख? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। थोड़ा याद आ रहा है, उसको पूरा याद करो। सर वो आयरन पोटैटो पेपर ऐसा कुछ था। यस बिल्कुल ठीक कहा देवयानी मैडम। कहीं ना कहीं आपको वो याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल आता ही है। पेपर फैक्ट्री से निकलने वाला मटेरियल, पोटैटो से निकलने, मतलब पोटैटो जहां पर पोटैटो चिप्स बनते हैं उस फैक्ट्री से निकलने वाला मटेरियल, और तीसरा होता है डिस्टिलरी। आयरन बेवरेज इंडस्ट्री था एक। डिस्टिलरी मतलब शायद वाटर डिस्टिलेशन यूनिट। तो इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस में ज्यादा हो? बोलो। सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस में ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज बी एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट where the contents are sugar. Where the sugar contents are there, it is expected to be the more rate of decomposition. क्योंकि जहां पर भी शुगर, अभी अपन ने पढ़ा, it will be easier and quicker if the sugar is present. इसलिए बच्चों सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसमें शुगर मिलेगा। अब इन सब में सबसे ज्यादा शुगर मिलने की संभावना किसमें? पोटैटो। तो उस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, इट इज गिवन इन योर मॉड्यूल। वो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया गया है,
करता हूँ। सबसे ज्यादा दिया गया है आपको किसमें? पोटैटो वाले में। चेक कीजिएगा जो भी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें क्या, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा, है ना, सीधा सीधा। और एक तो शायद सीवेज भी होता है उसमें, सीवेज ट्रीटमेंट का भी होता है उसमें। लेट्स सी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा होगा, जहां पर एरोबिक कंडीशन होगी, जहां पर शुगर कंटेंट होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन का रेट डिपेंड करता है केमिकल नेचर प्लस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अग्री? Okay. The next is Dr. Khelkar. Next. Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate decomposition through their effects on the activities of soil microbes. Agree. यानी टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेटिक फैक्टर भी। आगे के स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट। Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in build of organic materials. परफेक्ट। टेम्परेचर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, एरोबिक ज्यादा होगा। Which of the following 3 conditions are, या पेयर दे दिएगा, which of the conditions are suitable for decomposition? अब पेयरिंग दे दी, नजर हटे और दुर्घटना घटी। एक में दिया हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर, मोर एरोबिक, इज इट? लो टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, लो ऑक्सीजन, इज इट? No. हायर टेम्परेचर, हायर मॉइस्चर, हायर एरोबिक। अग्री? Yes. Yes. परफेक्ट। सरदार, ये 2 बातें हुई दोस्त। अपनी 2 कंपोनेंट मैंने बताए किसी इकोसिस्टम के। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम के चलने के लिए जरूरी है प्रोडक्टिविटी। दूसरा कंपोनेंट होता है उसका डिकम्पोजिशन और रोटेटिंग। सरदार, तीसरा है एनर्जी फ्लो। और डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी क्लब विथ 12th बोर्ड बुक, क्योंकि 12th बोर्ड बुक में भी कुछ डेटा दिया गया है। सरदार, पढ़ेंगे अपन, और 12th बोर्ड बुक का मैं एक्सपेक्ट करूंगा 12th वाले बच्चों से। एनर्जी फ्लो, सरदार पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। Yes, sir. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystems on Earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of its photosynthetically active radiation par. बस लेस देन 50% ऑफ इट्स स्पार्क। जितना भी इंसिडेंट सोलार रेडिएशन आ रहा है डॉक्टर भामरे, जितना भी इंसिडेंट सोलार रेडिएशन आ रहा है उसमें 50% से कम, उसमें 50% से कम क्या है? पार। दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लेस देन, जो भी जितना भी आ रहा होगा उसका 50% से कम। ये एनसीईआरटी का जो डेटा लिखा गया है, एनसीईआरटी का जो डेटा लिखा गया उस पर भी चर्चा करूं तो आप इस डेटा को समझिए। जितना भी इंसिडेंट आ रहा है उसका 50% से कम पार, और जितना भी पार है, एनीवन 12th, उसका 2 to 10% इज कैप्चर्ड बाय प्लांट। अर्थ पर जितना इंसिडेंट हो रहा है उसका 50% से कम पार, और उस 50% से कम पार का 2 to 10% इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। और शायद उसका 1%, यदि मैं सही कह रहा हूं तो शायद उसका 1%, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, शायद उसका 1% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और उस पर पूरी दुनिया चल रही है ना। पढ़िए सरदार। We know that plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, autotrophs, pick sun radiance energy to make food from simple organic materials. इनऑर्गेनिक, Plants, इनऑर्गेनिक, inorganic materials. Plants capture only 2 to 10% of the par, and this small amount of energy sustains the entire living world.
So it is very important to know how the solar energy captured by plants flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumer. In this, in keeping with the first law of thermodynamics. परफेक्ट परफेक्ट. यानी एनर्जी फ्लो क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई? 100% इंसिडेंट का 50% से कम पार, उसका 2 से 10% एब्जॉर्ब, उसका 1% फोटोसिंथेसिस, और उस पर पूरी दुनिया चल. तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि ये फ्लो कैसे होता है. What is actually the energy flow? Definitely it is as per the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics क्या कहता है कि one form to another form it is convertible. एक फॉर्म से दूसरा वो ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. वो एनर्जी जो सन की वो है वहां, बस उसका फॉर्म बदलता जाए, है ना? परफेक्ट. तो ये सेकंड सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं. अपन सीधे सीधे उस थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ की लाइन पर आते हैं, क्योंकि इसको ऐसे तो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. थर्ड और फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है कहीं पैराग्राफ में, नो एनर्जी ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म, नो एनर्जी ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉरएवर. जो भी एनर्जी किसी ने ट्रैप की वो हमेशा के लिए उसमें नहीं रहती. द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर, हेंस इट इज ईदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज. वो मर जाएगा तो डिकम्पोजिशन में चला जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा, हमेशा उसमें नहीं रहेगी. एंड दिस इज द लॉ. एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डिट्राइटस फूड चेन. अब एक फूड चेन दे देखिए, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये सब दिया गया आपको. लेकिन यहां पर अब दो डिफरेंस. Everyone must write this. Everyone must at least crash and repeater batch. Those who are learning it from Pathak sir first time, है ना? DFC or GFC, it does require more space to write. DFC and GFC, और जहां DFC GFC लिखा गया वहीं लिखा जाए. नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 246 पर जगह है आपके पास. DFC वर्सेस GFC, बुक को आड़ा कर लिया जाए, वहां पर लिख लिया जाए DFC वर्सेस GFC, है ना? तो DFC और GFC के बीच का डिफरेंस. एनीवन फ्रॉम 12th? Sir, DFC starts with consumers. DFC starts with consumers. Agree. First point should be noted. DFC starts with consumers and GFC starts with producers. Agree? Dr. Khedkar. हाँ सर. चलिए 12th, Devyani, anyone? Isha, Dvitisha, Chaitanya. 10% law followed in GFC and not in DFC. Perfect, perfect. 10% वाला जो लॉ है, 10% लॉ कहता है कि whatever the amount of energy is on the first trophic level, इसके पास जितना भी एनर्जी होगा उसका केवल 10% will switch to the next. Rest 90% will be utilized by that trophic level only in their metabolism. तो इसके पास जो भी होगा उसका 10%, यानी कि एग्जांपल सिंपल जो बताया जाता है बुक्स में और क्वेश्चन पेपर में आता है. सपोज यहां पर यदि 6000 है, क्या लगता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कितना जाएगा? 600. 600. नेक्स्ट 60.6. परफेक्ट. सही जा रहे हैं? Yes, sir. परफेक्ट. तो इस ट्रॉफिक लेवल को फॉलो करने वाला जो इकोसिस्टम है, दैट इकोसिस्टम इज GFC and not the DFC. Any more? 12th. सही. GFC is energy provider and DFC is energy. The sun. हाँ बोलिए, सही बोलिए पहले. In GFC, the energy is derived from the sun, while in case of DFC, the energy is derived from the organic matter, that is detritus. Perfect, perfect, very nice. In GFC, energy is received from sun, directly from sun, मतलब क्योंकि sun तो celestial source है ही, but directly from sun. जबकि DFC में from organic matter. Perfect. कौस्तुभ कुछ कह रहे थे? GFC is energy provider and DFC is energy conserver.
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डीएफसी जो है वो एनर्जी कंजर्वर है और जीएफसी एनर्जी प्रोवाइडर। बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। रिपीट कर रहा हूं, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी की बात करूं तो वो एनर्जी प्रोवाइडर और डीएफसी कंजर्वर। डॉक्टर आकांक्षा भामरे, डॉक्टर साक्षी फ्रॉम चांदवड, सर क्या इस तरह से कभी आपने Yes, sir. डीएफसी जीएफसी को पढ़ा था? नहीं नहीं सर। सर। खुशी, साक्षी, यस सर। नहीं सर। डॉक्टर अपूर्वा फ्रॉम रिपीटर बैच, डॉक्टर अपूर्वा, आर यू देयर? Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. डॉक्टर अपूर्वा, क्या डीएफसी जीएफसी ऐसा कभी पढ़ा गया था? नहीं सर। चलिए, तो अच्छा है आप सुबह बढ़िया इसको पढ़ रहे हैं, अच्छी सुबह की एनर्जी में पढ़ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी में। एनी मोर क्वालिटीज? Sir, in aquatic ecosystem, GFC is major conductor of energy, whereas in land, DFC is major transfer of energy. परफेक्ट, परफेक्ट डॉक्टर वैभव। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका मेन सोर्स ऑफ प्रोवाइडर इज GFC. GFC and on land it is DFC. agree? एक क्वेश्चन आया गर्गी मैडम की तरफ से कि वो कंजर्वर और प्रोवाइडर नहीं समझा, तो बाकी जनता को समझ गया है, मतलब जैसे साक्षी पाटिल, मानसी, गावस्कर, यू अंडरस्टूड कि कंजर्वर और प्रोवाइडर क्या है? मानसी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हो गई हालत खराब। अरे डॉक्टर जीरेमाली आप भी हैं आज? डॉक्टर जीरेमाली, आशुतोष भाई पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ सर। अब बस चलिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वर और एनर्जी प्रोवाइडर। एनर्जी कंजर्वर वो होते हैं जो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड क्या ही करेंगे, वो कंजर्व कर सकते हैं मिनरल की फॉर्म में, इसलिए वो डीएफसी गार्गी मैडम। और जो प्रोवाइड कर सकते हैं फोटोसिंथेटिकली बनाकर, दैट आर प्रोड्यूसर्स या प्रोवाइडर्स। तो जो एनर्जी देते हैं वो प्रोवाइडर्स, और जो उसको मिनरल के फॉर्म में कंजर्व करके रख सकते हैं न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, दीज आर व्हाट? कंजर्वर्स। वन मोर, any more? There are more trophic levels in GFC and less trophic levels in DFC. Perfect सानिका मैडम, बहुत बढ़िया। more energy levels, sorry, more trophic levels, more TL in GFC and less trophic level in DFC, detritivorous food chain. Perfect. Any more? GFC is anabolic process, whereas GFC is a catabolic process. Repeat करो कौस्तुभ। GFC is anabolic process. Perfect. DFC is Perfect. catabolic. GFC is anabolic, whereas DFC is catabolic. 100% true. Perfect. Very nice. Any more? एक और छूट रहा है मेरे हिसाब से, जो मुझे याद आ रहा है। सर वो ये रिपीट कीजिए ना, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। फिर से वैभव। हाँ सर, वो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का रिपीट कीजिए ना। दोस्त, जीएफसी जो है ग्रेजिंग फूड चेन, जिस जीएफसी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो कुछ बना रहे हैं, वो कुछ फॉर्म कर रहे हैं, वो कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, दिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। वेयरएज डिकम्पोजर्स कुछ बना नहीं रहे, they are always trying to mineralize the substance, they are catabolizing the substance, which is a major step in decomposition. So DFC is catabolic, whereas GFC is anabolic. Vaibhav? यस सर। Perfect. एक और छूट रहा है, मुझे याद आ रहा है, अनया मैडम, संजीवनी, देवयानी। GFC is mostly aerobic while DFC is mostly anaerobic. DFC is aerobic and DFC is mostly anaerobic. Agree? नहीं, एक मिनट। DFC को एनाबॉलिक पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता दोस्त। डॉक्टर खेड़कर,
क्योंकि मतलब एनारोबिक सिचुएशन में डिकम्पोजिशन होता नहीं। मतलब जीएफसी से कंपैरिजन में ज्यादातर तो एनारोबिक Yes. होता है। दैट आई एग्री, वो अपन दिमाग में रखना है, लिखते हैं। एक और छूट रहा है, अभी भी मेरा पॉइंट याद आ रहा है। जीएफसी में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होता। ठीक है, अग्री। ग्रेजिंग फूड चेन में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, अग्री, दैट आई एग्री बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फाइबर। दोस्त, जीएफसी में देवयानी मैडम, जीएफसी में सॉरी डीएफसी में, detritivus foods में ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। अग्री? Yes, sir. डीएफसी में ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। जीएफसी में एटलीस्ट वन इज द प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। अग्री? Yes, sir. ओके। यस एक और याद आ गया मुझे, तो मैंने देख लिया, हालांकि वो एनसीईआरटी में देख लिया, इसलिए मुझे याद आ गया। एक ऑर्गेनिक प्रोवाइडर है और एक इनऑर्गेनिक प्रोवाइडर है, क्या लगता है? GFC is organic one and DFC is inorganic one. मतलब वो चेन इनऑर्गेनिक नहीं है, वो प्रोवाइडर जो रिसाइकलिंग में प्रोवाइडर एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक। परफेक्ट, अब तो मेरे पास भी खत्म हो गया स्टॉक। सर हाँ सर डीएफसी में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है ना मोस्टली? नहीं, वेस्ट तो डेफिनेटली जाती होगी, जो डिकम्पोजर होंगे वो भी तो अपना कुछ तो यूज करते ही होंगे उसको। वो 10% लॉस से नहीं होती होगी, बट होती तो। ओके सर। ओके, चलिए, मैं समझता हूँ काफी लिख लिए सरदार। इसके पहले तो सोचा ही नहीं था कि डीएफसी जीएफसी में इस पैराग्राफ से इतने क्वेश्चंस निकल आएंगे। Am I right? यस सर। डॉक्टर कासलीवाल, क्या लगता है? यस सर। ओके, डॉक्टर गडकरी आहात का आपण? डॉक्टर गडकरी? येस सर. ओके, डॉक्टर कुर्तडीकर यस सर. आहात का आपण? हो सर. हाँ, तो बोला कि थोडस इंटरैक्ट करा के। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर तो कुछ नहीं, डायग्राम आप देख लीजिएगा। पिरामिड पर मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले स्टैंडिंग ड्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट की बात की, बस उस सेंटेंस को हाईलाइट कर लीजिए, रेस्ट आपको पढ़ना है उस पेज को। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop, है ना? मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल और स्टैंडिंग स्टेट आगे आएगा कहीं पर, वो इनऑर्गेनिक। परफेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों पिरामिड्स। पिरामिड्स में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं आपको बताऊं और आप थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे। 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से पिरामिड? Pyramid of number, energy and बायोमास biomass. नंबर और एनर्जी. ओके, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी. Energy. Without any exception, which one is always upright? Energy. 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 The reason is Energy always decreases in successive trophic levels. 10% law. 10% लॉ। पिरामिड यदि मैं लिखूं शॉर्ट में, तो पिरामिड 3 पिरामिड हुए। एक हुआ एनर्जी, एक हुआ नंबर और एक हुआ Biomass. बायोमास। एनर्जी ऑलवेज अपराइट विदाउट एनी एक्सेप्शन। अग्री? Yes, Yes, sir. बिकॉज ऑफ 10% law. 10% लॉ। नंबर का भी ऑलवेज अपराइट विद एन एक्सेप्शन। Forest. Tree ecosystem. इकोसिस्टम है वो तो अनशेप का हो जाएगा। और एक जो इन्वर्टेड है, सर वो हाइपर पैरासाइट वाला कैसे होता है? हाइपर पैरासाइट वाला केस भी हो सकता है और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी हो सकता है। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में कुछ इस तरह से हो जाएगा पिरामिड। क्यों इस तरह से हो जाएगा? क्योंकि आपको लगता है प्रोड्यूसर्स वो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसा नहीं है। उस पर छोटे छोटे उस कैनोपी के अंडर डेवलप होने वाले छोटे छोटे प्लांट जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स जो पूरे सिस्टम को बनाए हुए, है ना? और उसी से वो वहां के डियर बियर ये सब जो खा रहे हैं, उसको फिर टाइगर खा। बट यस, कहीं ना कहीं उसके वापस जाने के बाद ऐसा नहीं कि नंबर ज्यादा उनके हो जाएंगे, वो फिर से कहीं ना कहीं इस तरह से आएगा।
फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इनिशियली वो इन्वर्टेड हो सकता है, बट अगेन इट हैज टू बी अपराइट। बायोमास अगेन अपराइट, एनी एक्सेप्शन? In C. Pond ecosystem. पॉन्ड, अरे सिद्धि जैन आप भी हैं? Yes, sir. तो Pond पन आवाज ही ecosystem. नहीं आ रहा था, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा था, तो हमको पता ही नहीं लगा कुछ। तो आवाज दो भाई। बायोमास में जो है इन्वर्टेड कौन सा हो जाएगा? पॉन्ड इकोसिस्टम, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास में वजन क्या ही होगा, पूरी एल्गी का टोटल वजन पे निकाल लोगे तो एक फिश के बराबर नहीं होता है ना। और उसमें पड़ी है बड़ी सी एक व्हेल जिसका वजन लगभग 30 हाथियों के बराबर हो सकता है। तो वजन की यदि मैं बात करता हूं तो इट कैन बी इन्वर्टेड। परफेक्ट। तो ऑलवेज अपराइट इन ऑल। इसके केस में ट्री इकोसिस्टम एक्सेप्शन, इसके केस में फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक्सेप्शन, और इसके केस में पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, ये सब क्या हो गए? एक्सेप्शंस, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 248 एंड 249। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। That the trophic level represent the functional level। ये ट्रॉफिक लेवल केवल ट्रॉफिक लेवल नहीं, फंक्शनल लेवल भी। वो लिखा भी स्टेटमेंट उन्होंने, नॉट अ स्पीशीज एज सच। ये केवल एक स्पीशीज का नहीं कि यहाँ पर प्लांट्स हैं, यहाँ पर बर्ड्स हैं, यहाँ पर टाइगर है, केवल वो लेवल नहीं है, वो फंक्शन भी बताता है। उस फंक्शनल लेवल को बताने की वजह से क्या ऐसा हो सकता है, a given species में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को यदि आप देखो कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर बर्ड्स है, यहाँ पर इंसान है, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो दो जगह से पर भी हो सकता है। भाई हम अपनी ही बात करें तो हम यहाँ पर भी हो सकते हैं जो हरी सब्जियां खाते हैं, और हम यहाँ भी हो सकते हैं जो हम नॉनवेज भी खाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। सो इट इज नॉट अ स्पीशीज लेवल, इट इज मोर फंक्शनल लेवल, वो केवल ट्रॉफिक लेवल ही नहीं। परफेक्ट। तो वो समझाया गया है अपराइट, और वो सब बताया गया है। अच्छा, 3 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं एक्सपेक्टेड है इसमें? 3-4 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं एक्सपेक्टेड है? एनर्जी बहुत कम हो जाती है, ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 10% लॉस एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती जाती है, तो इतना लेवल ही नहीं बचता कि आप उसको काउंटेबल नहीं बचता। तो वो दिया गया पेज नंबर 249 के नीचे पर, है ना। तो जो आपको पढ़ना है, और 249 पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कुछ लिमिटेशंस दी गई। सीधा सीधा नीट का सवाल, सीधा सीधा नीट का सवाल, पहला पैराग्राफ 250 पेज। देयर आर 3 लिमिटेशंस। एनीवन? प्रतीक, कौस्तुभ, नरेश? सर that does not involve saprophytes। परफेक्ट। पिरामिड की सबसे बड़ी समस्या, लिमिटेशन ऑफ पिरामिड। लिमिटेशन ऑफ पिरामिड क्या है? लिमिटेशन सबसे पहला, नो स्पेस फॉर saprophytes। सैप्रोफाइट्स। नंबर 2, कोई एक ऑर्गेनिज्म Food chain and not a food web. नॉट कंसीडर फूड वेब। फूड वेब को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये। परफेक्ट। और सबसे बड़ी समस्या, सेम स्पीशीज को 2 से ज्यादा ट्रेवल नहीं लग सकता। Tropic level. एट मोर देन Several tropic level. 1 PM, एक से ज्यादा टॉपिक। तो ये 3 लिमिटेशन दी गई सीधे सीधे, और नीट का सवाल दिया गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। दोस्तों अंडरस्टूड, समझ में आया? Yes, sir। Yes, sir. Okay. So repeater batch, see you in the very next class with ecological succession and crash course. We'll see you in the very next class by today itself probably. I'll announce the class for the completion of breathing part. वो complete होने के बाद फिर हम इस पर switch कर जाएंगे, तो ये part भी अपना हो जाएगा, so that मुझे आपके practice paper बढ़ाने में मदद मिलेगी। Old MP, agree? अनया, सानिका, संजीवनी, देवयानी, प्रतीक, नरेश, कौस्तुभ, ईशा, द्वितिशा, आशुतोष? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं, क्योंकि उधर पे देखिए डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया, और शायद मैंने क्रैश कोर्स के ग्रुप पे भी डाल दिया है सिलेबस बायो का। Yes, sir. लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन, ब्रीदिंग,
और क्या डाला? लिविंग वर्ड, डाइजेशन, ब्रीदिंग, First two chapters of Ecosystem. ecology. चैप्टर्स ऑफ इकोलॉजी। परफेक्ट। तो वो मैं आपको पेपर लूंगा नेक्स्ट इसमें, और प्रोबेबली आपको वो ऑनलाइन मोड में देना हो, राइट? चलिए, गोइंग टू क्लोज द सेशन। सर आज हमारा भी एक और क्लास है क्या? किसका? रिपीटर का? बायो का? हाँ सर, आप लेने वाले हो क्या एक और? नहीं नहीं, रिपीटर का तो अब कल मिलेंगे दोस्त। ठीक है सर। क्रैश को जरूर मैं अनाउंस करूंगा अभी ब्रीदिंग के लिए। सर चलिए, गोइंग टू क्लोज द सेशन, ऑल द बेस्ट। सर हाँ बोलो। सर आप वो हनी बी का विजन, लाइट विजन के बारे में बताने वाले थे, वेवलेंथ के पॉलिनेशन के लिए चार्ट देने Perfect. वाले थे। आज ग्रुप पर अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।